we start chapter motion. In motion, first topic is rest and motion. Rest and motion. तो हम रेस्ट एंड मोशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे. तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम देखें तो ये उस ऑब्जेक्ट को देख के हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है. तो सीधी सी बात है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम देखते हैं, अगर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है एज टाइम पासेस तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. तो सीधी सी डेफिनेशन है कि if object does not change its position as time passes, then we say that object is at rest, and if object changes its position as time passes, then we say that object is in motion state. Okay? अब मान लीजिए एक ट्री है. एक ट्री को हम देखते हैं तो ट्री के बारे में क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि ट्री इज एट रेस्ट. Why? Because position of tree is not changing as time passes. Okay? मान लीजिए एक आदमी मून में बैठा है और मून में बैठ के उस ट्री को देखेगा तो उस ट्री के बारे में क्या कहेगा? उस ट्री के बारे में कहेगा कि ट्री इज मोशन. बाय बिकॉज पोजीशन ऑफ ट्री इज चेंजिंग एज टाइम पासेस. ओके, तो ये एक ही ट्री की अगर हम बात करें तो वो ट्री रेस्ट पे है जब एक पर्सन अर्थ पे बैठ के देख रहा है, और वो ऑब्जेक्ट मोशन में है जब एक पर्सन मून में बैठ के देख रहा है. ओके, एक एग्जांपल और लेकर समझते हैं कि एक मूविंग बस है. उस मूविंग बस में एक बैठा हुआ पैसेंजर दूसरे पैसेंजर को देख रहा है जो बैठा हुआ है. अगर उस पैसेंजर से पूछा जाए उस दूसरे पैसेंजर के बारे में तो वो पैसेंजर उस पैसेंजर के बारे में यही कहेगा कि दिस पैसेंजर इज एट रेस्ट बिकॉज पोजीशन ऑफ पैसेंजर इज नॉट चेंजिंग एज टाइम पासेस. ओके, तो वो जो पैसेंजर उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो हम ये कह सकते हैं कि वो पैसेंजर क्या है? रेस्ट पे है. अगर एक ग्राउंड में एक आदमी बैठा है और ग्राउंड में बैठा आदमी अगर उस पैसेंजर के बारे में कहेगा तो क्या कहेगा? वो यही कहेगा कि वो पैसेंजर मोशन में है. व्हाई? बिकॉज पोजीशन ऑफ पैसेंजर इज चेंजिंग एज टाइम पासेस. तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है और एक ही ऑब्जेक्ट मोशन पे है. अब ये हम कैसे तय करेंगे कि ऑब्जेक्ट मोशन में है कि रेस्ट पे है? जैसे अगर हम एक लाइन ड्रा करें और इस लाइन के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है, तो क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये लाइन छोटी है कि बड़ी है? आप लोगों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं. अगर हम एक लाइन और खींचें, अब हम इस लाइन के बारे में पूछें कि लाइन नंबर 1 है, मान लीजिए ये लाइन नंबर 2 है, कि व्हाट इज लाइन नंबर 1 इज स्मॉलर और ग्रेटर. लाइन नंबर 1 छोटी है या बड़ी है, तो हम तुरंत इस बात का आंसर दे देंगे कि लाइन नंबर 1 छोटी. तो इस लाइन के साइज के बारे में अगर हमको बात करना है कि लाइन बड़ी है कि छोटी है तो हमें दूसरी लाइन चाहिए. उसी प्रकार से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ये नहीं कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है कि मोशन में है जब तक कि हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ना हो. जैसे अगर हम ट्री के बारे में बात करें कि ट्री रेस्ट पे है कि मोशन में है, तो हम नहीं भी कांट से अबाउट द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ ट्री. अगर हम एक ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन है, अगर वो अर्थ में बैठा है और वो ट्री को देख रहा है तो उस पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्री क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया. क्यों रेस्ट पे हो गया? क्योंकि उस पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्री की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. इसी प्रकार से जब हमने मून की बात की थी, मून में बैठा एक आदमी है, वो क्या कह रहा है कि ट्री मोशन में. क्यों? क्योंकि उस पर्सन के रिस्पेक्ट में ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है. तो मोशन एंड रेस्ट आर कंपैरेटिव थिंग. अब इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? तो मोशन और रेस्ट को डिफाइन, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये बताना है कि वो रेस्ट पे है कि मोशन में, इसके लिए हमें क्या चाहिए? एक अनदर ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम बोलेंगे ऑब्जर्वर. तो ऑब्जर्वर जो होगा वो हमेशा कहां पर होगा? ओ पे होगा. जहां पे ऑब्जर्वर होगा उसको हम बोलेंगे ओ. और ऑब्जर्वर को हमेशा हम क्या मानेंगे? रेस्ट पे मानेंगे. चाहे वो मोशन में हो नहीं हो, हमें क्या मालूम? रेस्ट पे है कि मोशन में है. तो ऑब्जर्वर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा. अगर ऑब्जर्वर मून में है तो मून क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया. अगर ऑब्जर्वर अर्थ पे है तो अर्थ क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया. अगर ऑब्जर्वर बस में है तो बस क्या हो गई? रेस्ट पे हो गई. ओके, अब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है उस ऑब्जेक्ट को हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे P. तो अब
ये जो P है ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी पोजीशन है विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। हम चाहे तो इसको इजी करने के लिए दो एक्सिस ड्रा कर सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इसको ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं और इसको एक नाम और बोल सकते हैं रिफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इज ए पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन ऑब्जर्व एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक हम क्लॉक अटैच कर सकते हैं। क्लॉक अटैच करने से क्या फायदा होगा? क्लॉक अटैच करने से फायदा ये होगा कि हम टाइम को नोट कर सकते हैं कि एज टाइम पासेस व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अब हम रेस्ट और मोशन की को डिफाइन करेंगे। तो रेस्ट एंड मोशन को डिफाइन करने के लिए इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे, इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर ये जो पॉइंट है इस पॉइंट की पोजीशन अगर चेंज हो रही है इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। अगर इस पॉइंट की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि दिस पॉइंट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। तो ये डेफिनेशन आप लोग को क्लियर हो गई कि कैसे हम ऑब्जर्व करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट एंड मोशन स्टेट के बारे में। अब जैसे एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल की बात करते हैं। एक बस में एक आदमी बैठा है और वो बस बनारस की ओर जा रही है। वो आदमी ये बात कहता है कि बनारस आ रहा है। तो अब बताइए उसका स्टेटमेंट सही है या गलत है? बनारस आ रहा है का मतलब क्या हुआ कि बनारस चल रहा है। तो क्या बनारस चल रहा है? तो आप लोग का आंसर होगा कि नहीं, बनारस तो नहीं चल रहा है, बनारस रेस्ट पे। तो ये आपका आंसर हो गया रॉन्ग। वाई? बिकॉज बस में बैठा आदमी अगर बनारस के बारे में बात करेगा तो हमारा ऑब्जर्वर कौन होगा? हमारा ऑब्जर्वर होगा बस। तो बस हमारा क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। और हमने क्या कहा था कि ऑब्जर्वर हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो ये बस क्या हो गई? रेस्ट पे हो गई। अब जब बस रेस्ट पे हो गई तो ये जो बनारस है, वाराणसी, ये जो वाराणसी है, ये वाराणसी क्या कर रहा है? वाराणसी की पोजीशन चेंज हो रही है। ऑब्जर्वर तो बस तो रेस्ट पे हो गई, क्योंकि अगर हमने बस को ऑब्जर्वर माना है तो बस इज एट रेस्ट। तो बस के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो बनारस इज इन मोशन स्टेट। बात समझ में आ रही है? क्लियर? चलो, तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में कोई कंफ्यूजन? एकदम क्लियर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से हम समरी बता देते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हमें बताना है कि वो रेस्ट पे है, मोशन में है, तो सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे और हम एक ऑब्जर्वर चूज करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि स्टेट में है, रेस्ट में है कि मोशन में है। तो उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज होगी तो वो मोशन में होगा, उस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो रेस्ट पे होगा। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट। ऑब्जर्वर हमेशा क्या रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। ओके, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। एक ऑब्जर्वर ले लेते हैं, जो भी करेंगे ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में करेंगे। एक ऑब्जेक्ट है P पॉइंट पर। अब इसकी पोजीशन कहां पर है? P पे है। और कुछ टाइम के बाद ये Q पे पहुंच जाता है। ये पाथ को फॉलो करता है। तो ऑब्जेक्ट P से Q जाने पे जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस। इसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में वो जिस पाथ को ट्रेवल करता है उस पाथ की लेंथ क्या कहलाती है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के बारे में क्या लिखेंगे? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ इज कवर्ड by object is called distance। तो डिस्टेंस क्लियर हो गई। तो पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस को किससे मेजर करेंगे? डिस्टेंस को मेजर करेंगे मीटर, बाई लेंथ है तो लेंथ को किससे मेजर करेंगे? मीटर, सेंटीमीटर,
बड़ी डिस्टेंस हो गई किलोमीटर, तो इस तरीके से मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा हम यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट को इस बात से मतलब नहीं है कि वो किस पाथ से जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट को केवल दो चीज से मतलब है। पहला तो इनिशियल पॉइंट, वो पहले था कहाँ, और दूसरा फाइनल पॉइंट, वो पहुंचा कहाँ। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट एक लाइन ड्रा करेंगे। ये एरो मैंने बनाया, इस एरो के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी केवल देख लीजिए एरो बना है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। तो वी ड्रा स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज फ्रॉम P टू Q। तो ये जो लेंथ है, इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, ये लेंथ कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आई? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे कि लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो लेंथ ऑफ straight line segment, length of straight line segment from initial point to final point is called डिस्प्लेसमेंट। ना लिख करके हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली में दो चीज होती है, अभी हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस क्या है, पाथ लेंथ, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। ओके, इसकी यूनिट क्या होगी, ये भी लेंथ ही है, ये भी एक लाइन सेगमेंट की लेंथ है। तो जो यूनिट डिस्टेंस की है वही यूनिट क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की होगी, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर एक्सेट्रा। ओके, तो ये बात समझ में आ गई लेंथ और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में।